हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। दिस इज सोनिया आहूजा और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9th चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दो बातें कर लेते हैं। फर्स्ट, आई वांट टू थैंक यू ऑल फॉर द अमेजिंग ब्यूटीफुल कमेंट्स यू लेफ्ट अंडर माय फर्स्ट वीडियो। एंड सेकेंड, मैंने कुछ सवाल पूछे थे और आपसे कहा था कि अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो रजनी सोनी जी ने पूछा है, वाई पालमपुर, वाई अ हाइपोथेटिकल विलेज? वेल, इट्स बिकॉज एक गांव में बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, पॉलिटिकल, सोशल एंड सो ऑन। हम इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि जो, अगर हम एक रियल विलेज का एग्जांपल ले, वहाँ पे जो चीज़ें हो रही है उसका हमारी करंट एजुकेशन पे फ़र्क पड़े। इसीलिए हमने एक हाइपोथेटिकल विलेज लिया है ताकि वो विलेज हमेशा सेम रहेगा। वो 2000 में भी सेम था, 2015 में भी सेम था और 2025 में भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि हाइपोथेटिकल है। एक असली विलेज काफ़ी बदल जाता और हम उसकी बात नहीं कर पाते, हर बार हमें अपडेट करना पड़ता है। इसीलिए एक हाइपोथेटिकल विलेज की बात करिए। मैंने एक और सवाल पूछा था, ग्रीनिफिकेशन ऑफ डेजर्ट इन राजस्थान, कि भाई मैनमेड कैनाल बना के जो पानी राजस्थान में लाया गया है उससे अब राजस्थान में जो खेती हो रही है इसका मानसून पे क्या असर पड़ता है। तो रिंकल यादव, बिंदु सागा, जरीन पठान, गिरीश पांडे, पृथ्वीराज, राजेंद्र सिंह एंड करण धिवर, आप सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि राजस्थान के ग्रीनिफिकेशन से अब मॉनसून ज़्यादा आने लग गई है और पहले आने लग गई है। देखिए, जो नेचर है ना, उसका जो सिस्टम होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, हर चीज़ का इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर आप उसमें से किसी एक चीज़ को मैनुअली चेंज कर देते हैं ना, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। तो अब जहाँ मॉनसून पहले नॉर्मली जाती थी, वहाँ पे लोग उन मॉनसून का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई जुलाई के महीने में चालू होगी। लेकिन क्योंकि राजस्थान में ग्रीनिफिकेशन हो गया है और वो वहाँ पे उनका वेट कर रहे हैं, उनकी फसल कटी नहीं है और बारिश आ गई, फसल ख़राब हो गई। ठीक है, तो मॉनसून का टाइम चेंज होने से और उसकी हैवीनेस चेंज होने से कि कितना पानी गिर रहा है, उससे ना पूरे बाकी देश की जो एग्रीकल्चरल पैटर्न है उस पर फ़र्क पड़ता है। और फिर क्या होगा, अगर फसल ख़राब होगी तो फसल कम होगी, फसल कम होगी तो फिर हमें फूड सिक्योरिटी की इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आंचल, गौरव और जरीन पठान, आपने पूछा है नोट्स के बारे में लास्ट क्लास से। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, इस क्लास के, इसके पहले वाली क्लास के, उसके बाद जो भी क्लास होगी, उन सब के नोट्स आपको PW के वेबसाइट पे बुनियाद बैच में मिल जाएंगे। आप डेट डालेंगे, उस डेट पे लेक्चर आ जाएगा, लेक्चर का नाम, और उसके अंदर अटैचमेंट है, उस अटैचमेंट में जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे। फाइनली, आई एम सीइंग सम स्ट्रीक्स, सो Nikita Singh and Neeru ji, I have seen your streak 1. Let's hope I see you again today. Okay, let's move on. अब पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल क्या होते हैं? लोग, जनता, जनसंख्या, कई सारे नाम हो सकते हैं। ठीक है, पीपल के हम लोग बेसिकली। और रिसोर्स का क्या मतलब होता है? रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। ठीक है, जब भी हम कोई नई चीज़ पढ़ते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक्स जैसे चैप्टर में, आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ एवरीथिंग। क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के बीच में एक इशू आता है लैंग्वेज का, वहाँ जहाँ एक वर्ड के कई मतलब होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो वर्ड नेचर। नेचर का मतलब हो सकता है इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका ये मतलब भी हो सकता है जो बोलते हैं ना, स्वभाव, प्रकृति, स्वरूप। ठीक है, मतलब इट कैन मीन सो मेनी थिंग्स बाय नेचर, राइट? इट कैन मीन योर टेम्परामेंट, इट कैन ऑल्सो मीन योर नेचर, योर पर्सपेक्टिव, इट कैन मीन प्रकृति, इन्वायरमेंट एंड सो ऑन। तो एक ही शब्द है और उसके कई सारे मीनिंग है। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट बेसिक से पढ़ रहे होते हैं ना, उसमें एक चीज़ का आप इंपॉर्टेंस रखिए, एंड इट्स नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स, एनी सब्जेक्ट यू आर स्टडी, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो शब्द दिए गए हैं उनकी डेफिनेशन आप पहले पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्योंकि आपको जानना होगा कि वो किस पर्टिकुलर नेचर की बात कर रहा है, किस पर्टिकुलर जो है डेफिनेशन की बात कर रहा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना? क्योंकि यूपीएससी में, अगर आप यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि हर शब्द के इस्तेमाल करने का एक रीज़न होता है कि भाई वहाँ पे उन्होंने सवाल में स्टेट क्यों लिखा, कंट्री क्यों नहीं लिखा, कंट्री क्यों लिखा, नेशन क्यों नहीं लिखा। हर शब्द का एक मीनिंग होता है और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं
तो आप क्वेश्चन को अच्छे से आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द रिसोर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ रिसोर्स। सो रिसोर्स इज मनी, मटेरियल, स्टाफ एंड अदर असेट्स दैट कैन बी यूज्ड ऑन बाय अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली। बेसिकली पैसा यानी कैश, सामग्री मीन्स थिंग्स, ओके, कर्मचारी मतलब पीपल, लोग, पीपल हु वर्क फॉर यू, या बोल सकते हैं लेबर, एंड संपत्ति असेट। असेट मतलब अब सामग्री और असेट में, मटेरियल और असेट में क्या फर्क होता है, ठीक है। मटेरियल एक तरीके से आप बोल सकते हो एक बड़ा बड़ा इफेक्ट जो चेंज बोल सकते हो, मटेरियल इज वर्किंग कैपिटल, असेट इज फिक्स कैपिटल। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा है, यू कैन गो एंड सी व्हाट डज इट मीन। बेसिकली जो चीज़ें हमें लगती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको गन्ना उगाना है तो उसके लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो पौधे हो गए, मिट्टी हो गई, लैंड हो गया, औजार हो गए, दैट ऑल विल बी मटेरियल, राइट। और एसेट क्या होगी, एसेट वो लैंड, उस पर बनी हुई वो बिल्डिंग जिसमें आप गन्नों को रखोगे, वो बड़ी बड़ी मशीनें जो आपने खरीदी है गन्ने उगाने के लिए, वो असेट इज बेसिकली जिनकी कोई इनहेरेंट वैल्यू हो। असेट का क्या, संपत्ति का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू हो, घर, गाड़ी, मशीन, मकान, इन सब की इनहेरेंट वैल्यू होती है। मटेरियल की भी होती है बट इट फ्लक्चुएट्स, ठीक है। कुछ चीज़ें हमारे पास होती है, कुछ चीज़ें हमें खरीदनी पड़ती है, और ये एक तरीके से बोल सकते हो कि एक बार में खर्च होने वाली चीज़ों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज मटेरियल, राइट। तो रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स इज बेसिकली ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पैसा, सामग्री, लोग और संपत्ति जो कि एक इंसान या संगठन यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है अच्छे से काम करने के लिए, उसे रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम समझ गए। तो इसमें इसेंशियली पीपल एज रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ कि हाउ आर ह्यूमन बीइंग यूजफुल इन प्रोडक्शन, इंसान किसी भी चीज के उत्पाद में कैसे यूजफुल हैं, पीपल रिसोर्स कैसे बनते हैं, ये हम समझेंगे, ठीक है। अब चैप्टर का एम क्या है, द एम ऑफ द चैप्टर इज टू अंडरस्टैंड दैट पॉपुलेशन, जनसंख्या एक असेट है ना कि लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, जिम्मेदारी, ठीक है। असेट मतलब संपत्ति, ठीक है। तो अब व्हाट दिस चैप्टर इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि देखो भाई पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहती है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें अपना जो है प्रोडक्शन भी बढ़ाना होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, फूड सिक्योरिटी नहीं रह पाएगी। तो इकोनॉमी जो सिस्टम है उसका काम ही यही है कि वो मेक श्योर करे कि फूड सिक्योरिटी हो, जो पॉपुलेशन है उसको खाना मिले, प्रोडक्शन मिले। ये जिम्मेदारी जो है ये इकोनॉमी संभालती है, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन सिर्फ लाइबिलिटी नहीं है, आपकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, वो असेट भी है, ठीक है, उसका उपयोग भी है, उसका कोई काम भी है, उसकी ज़रूरत भी है, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि लोग अगर आपके पास ज़्यादा हैं आपके देश में, आपकी कम्युनिटी में, तो वो अच्छी बात है क्योंकि उनसे प्रोडक्शन और बढ़ता है। तो पीपल, पॉपुलेशन, जनसंख्या इज नॉट जस्ट जिम्मेदारी और लाइबिलिटी, इट्स ऑल्सो अ संपत्ति, असेट। कैसे, तो इस संपत्ति को, ह्यूमन कैपिटल को मानव पूंजी या ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। नाउ विल अंडरस्टैंड इन डिटेल कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, निवेश, ओके। इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज इट, इन्वेस्टमेंट इज सिंपली कमिटिंग मनी नाउ टू रिसीव मोर मनी लेटर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब आप अभी किसी चीज में पैसा डालते हैं विथ द एक्सपेक्टेशन कि कल परसों हमें, कुछ समय के बाद हमें उससे और ज्यादा पैसा मिलेगा, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, राइट। तो ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि जनसंख्या जो है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए तो। इन्वेस्टमेंट कैसे, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, शिक्षा, ट्रेनिंग,
परीक्षण, मेडिकल केयर, स्वास्थ्य, ठीक है। बेसिकली जब आप एक जनसंख्या को, पॉपुलेशन को प्रॉपर एजुकेशन देते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो, प्रॉपर मेडिकल केयर देते हो, तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है, ठीक है। कैसे, आगे समझते हैं, थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे इसको। देखो, एजुकेटेड, ट्रेन्ड एंड हेल्दी, ठीक है, पढ़ा लिखा, ट्रेंड और स्वस्थ एक इंडिविजुअल जो है वो नॉलेज और स्किल का स्टॉक होता है, ठीक है। उसके पास क्या होता है, नॉलेज होता है, स्किल होती है काम करने की। वो इस स्किल का इस्तेमाल करके, इस कौशल और ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपने फिजिकल लेबर का इस्तेमाल करके, ठीक है, काम करता है और पैसा कमाता है। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, तो हमने क्या देखा था, याद है लास्ट ईयर, मैनुअल लेबर एंड स्किल लेबर। मैनुअल लेबर प्रीटी मच 300 रुपये दिहाड़ी, 1000 रुपये दिहाड़ी दी जाती है, राइट। बट स्किल्ड लेबर और पैसा दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंड इन अर्निंग दैट स्किल, राइट। तो अगर आप एजुकेटेड हो और आप ट्रेंड हो और आप हेल्दी हो, तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ का इस्तेमाल करके काम करेंगे और पैसा कमाएंगे, है ना। मतलब कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, आप ट्रेंड नहीं हो और आप हेल्दी नहीं हो, तो देन यू आर अ लाइबिलिटी, है ना। आप फिर उतना नहीं कमा सकते, उतना काम नहीं कर सकते जितना एक हेल्दी, एजुकेटेड और ट्रेंड इंसान कर सकता है, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि जब एक पॉपुलेशन है देश की, जैसे इंडिया की करोड़ों की पॉपुलेशन है, इस पूरी पॉपुलेशन में सब लोग मिलकर जो कमाते हैं उसे बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद मीन्स व्हाट, पूरा देश मिलके जो कमा रहा है उसे, उसका टोटल, है ना। तो ये जो है ना, ये ह्यूमन रिसोर्स है बेसिकली। सारी पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द एजुकेटेड, ट्रेन्ड एंड हेल्दी इंडिविजुअल हु आर अर्निंग, वर्किंग टुगेदर, वो जितना अर्न करते हैं टोटल, उसे हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। जीडीपी इज द स्टैंडर्ड मेजर, एक स्टैंडर्ड मेजर है ऑफ वैल्यू एडेड, ठीक है। वैल्यू ऐड की हुई कि मतलब जो भी काम हो रहा है उसमें क्या वैल्यू ऐड करी है, क्रिएटिंग थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीज़ें और सर्विसेज, सामग्री और सेवाओं के मदद से क्या उन्होंने वैल्यू ऐड करी है ओवर अ सर्टन पीरियड, ठीक है, क्वार्टरली या ईयरली, कि भाई 3 महीने में देश के लोगों ने मिलकर कितना कमाया है, ठीक है। तो हाउ इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्म्ड, जब ये पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा आपके पास पॉपुलेशन है और उसको आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, किस तरीके से, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और मेडिकल से, उतना ज़्यादा आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका जीडीपी बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा उतना आप की कंट्री रिच हो जाएगी, राइट, उतनी ज़्यादा डेवलप्ड मानी जाएगी। क्योंकि जैसे आप जितना ज़्यादा अर्न करेंगे उतना ही ज़्यादा आप टैक्स देंगे, जितना आप टैक्स देंगे उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा होगा वो उतनी ही और सुविधाएं लेके आएगी, उससे और लोग जो कि इस वक्त कैपिटल नहीं है बन पाएंगे। जैसे अब जो इस वक्त लाइबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पुअर देश में चले जाओ, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई विकलांग है फिजिकली या मेंटली, ठीक है, तो वो काम नहीं कर सकता, वो लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। लेकिन वहीं आप अगर एक डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें कर रखी है अपने देश में, रैंप बनाए हुए हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है कि इवन जो कि फिजिकली केपेबल नहीं है वो भी काम कर पा रहे हैं, अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, अपना ध्यान रख पा रहे हैं, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ साइकिल। कैसा है साइकिल, अभी समझते हैं। देखो, पॉपुलेशन आपके पास है, लोग, है ना, उसके बाद एजुकेशन, ट्रेनिंग, प्रोडक्शन, इनकम, हेल्थ। देखो, अगर आपके पास ये एक साइकिल है, ठीक है, और ये साइकिल चलते रहता है हर देश में, ठीक है, तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा,
आपके पास पॉपुलेशन है बहुत सारी, ठीक है, अगर उस पॉपुलेशन में आप अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, उसको एजुकेट करोगे, ठीक है, तो जितनी एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा वो और ट्रेनिंग लेगी, राइट। आपने पढ़ लिख लिया है तो आप और कुछ बड़ा करना चाहोगे तो उसके लिए आप ट्रेनिंग लोगे। जितनी ज़्यादा आपके पास ट्रेनिंग है उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। जितने एजुकेटेड, ट्रेंड, वेल ट्रेड लोग होंगे वो उतना ज़्यादा काम करेंगे, उतना इफिशिएंटली काम करेंगे। अगर वो इफिशिएंटली काम करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, मतलब देश की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो देश की इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और गवर्नमेंट देश की हेल्थ का ध्यान रखेगी, राइट, है ना। और क्या होगा, ये हेल्दी पॉपुलेशन फिर और ऐड करेगी पॉपुलेशन में, और मतलब कि जो जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को और ज़्यादा पढ़ाएंगे, राइट। सो एक हेल्दी पेरेंट विल गिव बर्थ टू अ हेल्दी चाइल्ड दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। वहीं अगर आपने ये नहीं किया, मान लो आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपने उसको एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, उसको आपने ट्रेनिंग नहीं दी, तो उसका प्रोडक्शन लो हो जाएगा। प्रोडक्शन लो होगा तो आपकी इनकम लो हो जाएगी, इनकम लो होगी तो आपकी हेल्थ लो हो जाएगी, हेल्थ लो होगी तो पॉपुलेशन भी लो हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक कंट्री में जहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, इतना खाना नहीं है, वहाँ लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, ठीक है। बच्चों की, एक डेवलप्ड देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, अगर 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से 900, 950, 980 बच्चे जिंदा रहते हैं। वहीं अगर एक देश ऐसा है जहाँ पे पैसे नहीं है, एजुकेशन नहीं है, गरीब है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 600 बचते हैं, बाकी और जो 600 बचते हैं उसमें भी कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या फिर देर इज़ अ पैटर्न टू अ पॉपुलेशन कि हमेशा 1000 लोग अगर पैदा हो रहे हैं उनमें से उनसे कुछ परसेंटेज होते ही हैं जो मेंटली, फिजिकली उनको इश्यूज होते हैं या फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू फंक्शन। तो एक तरीके से हेल्दी है तो हेल्दी पॉपुलेशन ऐड करेगा, और अगर नहीं है तो फिर और पॉपुलेशन कम हो जाएगी, रिसोर्स भी कम हो जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, मतलब कि एक देश में सिर्फ बहुत सारी पॉपुलेशन है, दैट्स नॉट इनफ। इट हैज़ टू बी अ एजुकेटेड, ट्रेन्ड पॉपुलेशन फॉर इट टू हैव, ठीक है। तो दिस इज हाउ, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो पॉपुलेशन है हमारे पास, उसमें जब आप और एजुकेशन और हेल्थ डालते हो तो वो कैपिटल बन जाती है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है रिसोर्स और कैपिटल में? रिसोर्स इज क्या है आपके पास, कितना है, हाउ मच यू हैव, तो कितने आपके पास पॉपुलेशन है और कितनी वो ट्रेंड है और कितनी एजुकेटेड है। और ह्यूमन कैपिटल इज वो कितना, हाउ मच कैन इट प्रोड्यूस, ठीक है। जब आप जितनी आपकी एजुकेट पॉपुलेशन है उसको में जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपको ह्यूमन कैपिटल देती है, विच इज व्हाट डज द प्रोडक्शन, है ना। तो दिस आइडिया इज क्लियर कि भाई पॉपुलेशन सिर्फ होना जरूरी नहीं है, पॉपुलेशन का एजुकेटेड और ट्रेंड होना भी जरूरी है, हेल्दी होना भी जरूरी है। एक और चीज है यहाँ पे, देखो ह्यूमन कैपिटल इज बिगर और मोर इंपॉर्टेंट देन नेचुरल कैपिटल। कैसे समझते हैं, देखो, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड, वाटर, एयर, सन, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, लैंड, वाटर, एयर, सन, ये तो इंसानों के पहले भी एग्जिस्ट करती थी ना। हमारे आने के पहले भी धरती तो थी, उसमें पानी था, हवा थी, सूरज था, फॉरेस्ट था, मिनरल थे, राइट। हमने आके इंसानों ने इसका इस्तेमाल किया, ठीक है। और पहले के टाइम में लोग कम होते थे, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा होते थे, तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है। काफ़ी लैंड था, बहुत लैंड था, और इंसान कम थे, वो अपना थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे थे, चल रहा था। बट जब पॉपुलेशन बूम हुई, ठीक है, एकदम से हमारी इतनी पॉपुलेशन हो गई तो लैंड रिसोर्सेज कम पड़ गए ना सारे। तो ये ह्यूमन रिसोर्स या इंसान का जो बोल सकते हैं ना ब्रेन, ये ब्रेन इज द रीजन वाई वी वर एबल टू हार्नेस ऑल ऑफ दिस। भाई लैंड खुद से आपको तो अनाज नहीं देगा ना, आपको काम करके उसको उगाना पड़ेगा। पानी जो है पहाड़ों से पिघल के, नदी से बह के समुद्र में चला जाएगा, वहां से वापस ये सर्कल चलता रहेगा। आप जब तक उस पानी को रोक के डैम नहीं बनाओगे, डैम पे आप जनरेटर नहीं लगाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। जब तक आप विंड मशीन नहीं लगाओगे, आप यू कैन नॉट हार्नेस द पावर ऑफ विंड। जब तक आप सोलर पैनल नहीं बनाओगे, इन्वेंट नहीं करोगे और लगाओगे, तब तक आप सन तो आ रहा है, रोज जा रहा है,
ठीक है, पर इट्स ओनली व्हेन यू हैव द ब्रेन टू यूज इट, ह्यूमन रिसोर्स, है ना, देन ओनली यू कैन। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें जाके देखना कि भाई कौन सी चीज़ हमारे काम की, कौन सी हमारे काम की नहीं है। आज एक आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ आज का। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जंगलों में आग लग रही है। तो अब ना इन्होंने एक नई चीज़ चालू करी है, वेयर दे डू, जैसे गर्मी का मौसम आने वाला होता है और नेचुरली आग लगे इसके पहले ही वो क्या करते हैं, सूखी हुई घास को थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी आग लगा के ख़त्म कर देते, ताकि आगे आग ना और ना लगे, ठीक है, क्योंकि जब फॉरेस्ट में आग लगती है तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और फिर बहुत नुकसान होता है, हमें नुकसान होता है, लैंड को नुकसान होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। तो ये जो हमारा दिमाग है, हमने जो यूज़ किया और अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया ताकि हम इन्वायरमेंट को इस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि वो और ख़राब ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ये तो एग्जिस्ट करती रही है अपने लिमिटेड सोर्स में ना, इसको हमारे लिए यूज़ करना, यूजफुल होना, इसके लिए ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वाई दे आर सेइंग दैट ह्यूमन कैपिटल इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नेचुरल कैपिटल, ठीक है। अब क्वेश्चन है, कैन अ लार्ज पॉपुलेशन बी टर्न्ड इनटू एन एसेट? क्या बढ़ती आबादी को संपत्ति में बदला जा सकता है? ठीक है, यस, द आंसर इज यस, इट कैन बी, बट ओनली थ्रू इन्वेस्टमेंट। कैसा इन्वेस्टमेंट? एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, है ना, और एक तरीके से आप बोल सकते हो इन तीनों को मिला के इंड्यूसिव इन्वायरमेंट, मतलब कि ऐसा हम इन्वायरमेंट बनाएं जिसमें लोगों को मन करे कि वो और एजुकेट हो, ट्रेन हो और स्वस्थ रहें, ठीक है। तो अगर आप इन चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक बड़ी पॉपुलेशन को भी असेट बना सकते हो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल उसका है, इंडिया में है ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज बेसिकली, हमें पता था कि हमारी आबादी बहुत बढ़ने वाली है और हमारे पास इतना लैंड नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत ही अमेजिंग ड्रामेटिक एग्जाम्पल है कि कैसे हमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज पे इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर इनपुट निकाला, इतना ज़्यादा अनाज निकाला कि हमारे देश में उसके बाद फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, ठीक है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ लार्ज पॉपुलेशन, क्योंकि अगर हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी तो देखो जितने ज़्यादा लोग होते हैं ना उतने ही ज़्यादा फिर उसमें से वो लोग निकल के आते हैं जो बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है आईटी रिवॉल्यूशन जो इंडिया में अभी चल रहा है, ठीक है। पिछले 2 डिकेड में, 3 डिकेड में इट हैज़ जनरेटेड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। मतलब कि, और ये भी है कि आईटी रिवॉल्यूशन ने हमें ये चीज़ बता दी है कि भाई किसी भी मटेरियल और प्लांट या मशीनरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन कैपिटल, है ना, क्योंकि इतना कम समय में इतना ज़्यादा जो बोलते हैं आउटपुट किसी और इंडस्ट्री ने नहीं दिया है ना। तो एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 बच्चों के बारे में, और उनके एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे हेल्थ और 1 2 3 कट। तो एनसीईआरटी में इन 2 बच्चों का एग्जाम्पल दिया गया है और इससे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि कैसे डिफरेंस इन एजुकेशन स्किल कैन हैव ड्रास्टिक इम्पैक्ट। 2 बच्चे हैं, विलास और सकल। विलास जो है उसके फादर का नाम है महेश, जो कि एक फिशरमैन था। वो द फादर पास्ड अवे, पिताजी की डेथ हो गई जब विलास जो था वो 2 साल का था। उनकी मम्मी है गीता जी, जो कि मछलियाँ बेचती हैं, 150 रुपये पर डे कमाती हैं। विलास को बचपन में ही अर्थराइटिस हो गया, ठीक है। इसके कारण उसकी बीमार ही रहा वो, उसने ज़्यादा एजुकेशन नहीं ली, उसकी मम्मी ने भी उसकी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो उसकी मम्मी को मदद करने लग गया उनके बाकी छोटे भाई बहनों को पालने में। विलास जो है एंड अप बिकमिंग अ फिशर। विलास भी आखिरी में अपनी मम्मी की तरह मछली बेचने लग गया। वहीं आप सकल का एग्जाम्पल लो, 12 साल का लड़का है, उसकी मम्मी का नाम है शीला जो कि हाउसवाइफ है। उसके पापा हैं बूटा चौधरी जो कि एक एग्रीकल्चरल लेबरर है, मतलब क्या करते हैं वो खेती पे काम करते हैं। उनके खुद के एग्रीकल्चरल लेबरर मतलब उनका खुद का लैंड नहीं है, वो किसी और के लैंड पे खेती का काम करते हैं, विच इज़ मीन्स उनके पास सीजनल इशू, कभी नौकरी होती होगी कभी नहीं होती होगी, ऐसा कुछ इशू होगा। लुक्ड आफ्टर सिबलिंग्स जीतू एंड चीतू, वो भी सकल भी अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रख रहा था। उसके एक अंकल है श्याम जो कि पास है, मेट्रिकुलेट मतलब 12वीं पास है, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। सकल जो है उसने स्कूल किया, कंप्लीट किया,
उसके फादर ने लोन लिया उसको वोकेशनल कोर्स करवाने के लिए कंप्यूटर्स में। वोकेशनल कोर्स मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब आपको स्किल सिखाई जाती है कोई भी आउटसाइड ऑफ कॉलेज, आउटसाइड इन अ सेटिंग वेयर यू आर जस्ट टॉट हाउ थिंग्स फंक्शन सो दैट यू कैन यूज इट। तो उसके पापा ने जो है लोन लेके वोकेशनल कोर्स करवाया उसको कंप्यूटर्स में। सकल ने कोर्स कंप्लीट किया, उसकी जॉब लग गई। जॉब में उसने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करा, ठीक है, ट्रेनिंग ली और फिर उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करा। उसके बाद उसके कारण उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसके कारण कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई और फिर फाइनली उसको रिवॉर्ड मिला सकल को किस चीज़ से, क्योंकि उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो सॉफ्टवेयर से सेल्स इंक्रीज हुई, इसलिए उसे प्रमोशन मिला, ज़्यादा पैसे मिले। अब आप इसमें नोटिस करोगे दोनों की कुछ चीज़ें कॉमन थी कि दोनों बच्चे थे, दोनों के माँ बाप जो है, इनकी मम्मी बहुत कम पैसे कमाती थी, फादर नहीं थे। इनके केस में इनके जो फादर एग्रीकल्चरल लेबरर थे, उनके लिमिटेड अर्निंग थी, बट इन्होंने लिया रिस्क, लोन लिया। और इनके पास और नेगेटिव था कि भाई उनका एक अंकल, उन्होंने देखा कि पढ़ लिख के भी जॉबलेस है, तो एक उनको रियलाइज हुआ कि भाई रिस्क है, हो सकता है मैं इतना पढ़ूँ, इतना पैसा लगाऊं लेकिन कुछ ना मिले। लेकिन फिर भी उसके पापा ने वो रिस्क ली और उसको पढ़ाया। और फिर उसके बाद सकल ने उस रिस्क का जो उसके फादर ने ली उसका पूरा इस्तेमाल किया। उसने उस कोर्स को कंप्लीट किया, नौकरी करी और अपने आप को अच्छा किया और इंक्रीज करी सेल फर्म की और प्रमोट किया। उसके पास पैसे, अब ये पैसे का इस्तेमाल करके अगर वो बीमार होता है तो वो अपने आप को ठीक भी कर सकता है और वो अच्छा खाना खा सकता है ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन दोनों बच्चों की सिचुएशन शुरू में करीब करीब सेम थी, लेकिन दोनों ने क्योंकि अलग रास्ते चुने, या उनके माँ बाप ने उनके लिए अलग रास्ते चुने, इसलिए देखो उनकी एजुकेशन और हेल्थ में भी डिफरेंस है, स्किल में भी डिफरेंस है। पिकल विलास कुछ खास सीख नहीं पाया, जो उसकी मम्मी करती थी वही उसने किया, वहीं देखो सकल जो है वो कहीं आगे बढ़ गया। डिफरेंस इन इनकम, दोनों की इनकम, वो उतना ही कमा रहा है जितना उसकी मम्मी कमा रही थी, ये इसकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद प्रोडक्टिविटी, सकल की विलास की कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है नहीं, सकल की कहीं आगे बढ़ गई। सो स्मॉल डिसीजन, यहाँ पे ये हुआ ना, उसके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया इसलिए सकल बिकेम अ ह्यूमन रिसोर्स एसेंशियली, राइट। तो अब इसमें क्या बेसिकली इस स्टोरी से आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप बच्चे में इन्वेस्ट करोगे उसकी हेल्थ और एजुकेशन में, तो उसको उसके रिटर्न मिलेंगे आपको फ्यूचर में, ठीक है। और देखो इवन तो ऐसा कहा जाता है कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स है ना, वो बच्चों की हेल्थ और एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पढ़े लिखे माँ बाप अपने बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर आपने कहीं देखा होगा इंडिया में आजकल तो ऐसा बूम है कि माँ बाप पढ़े लिखे ना भी हों तो वो भी समझते हैं कि भाई एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप मेरा एग्जाम्पल ले लो, मेरे माँ बाप दोनों ही 12वीं पास नहीं है, ठीक है। मेरी मम्मी जब 5वीं क्लास में थी, मेरे नाना जी की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे पापा के साथ भी ये हुआ, वो 11वीं क्लास में थे, उन्होंने बायोलॉजी ली थी, उन्हें डॉक्टर बनना था, लेकिन मेरे दादाजी को हार्ट अटैक आ गया, उनको बेड रेस्ट हो गया, पापा ने उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया और फिर उसके बाद वो आगे नहीं पढ़ पाए। मेरे दोनों पेरेंट्स मैट्रिकुलेट नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे बचपन से ये चीज़ सिखाई कि बेटा पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करो, अच्छा काम करो, अपने शरीर का ध्यान दो। तो इवन दो माई पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड, दे हैव पुश्ड मी टू स्टडी। तो ये देखा तो ऐसा गया है कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी एजुकेट हो, लेकिन हम इंडिया में तो ऐसा देख रहे हैं कि पेरेंट्स ना भी हो एजुकेटेड तो भी वो अपने बच्चों को सब, और उसके कारण प्रेशर बनता है बच्चों पे कि भाई हमारे माँ बाप सब कुछ बेच के हमें पढ़ाने भेजा है, तो है ना। तो अब एक चीज़ तो सही है कि बच्चों में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, और फिर इसका इम्पैक्ट जो है ना सोसाइटी पे भी पड़ता है कि समाज का भी विकास होता है अगर बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो, क्योंकि यही बच्चे क्या बोलते हैं, बड़े होके अच्छे नागरिक भी बनते हैं, है ना। पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं, सफाई, इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट हैपन्स इन पीपल ऑफ लोअर इनकम, ठीक है। अब जिनके पास पैसे कम होते हैं ना, उनके पास ये प्रॉब्लम होती है कि देखो एजुकेशन इज़ एक्सपेंसिव, हेल्थ केयर इज़ एक्सपेंसिव। तो जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, वो सोचते हैं कि जितना हम दे सकते उतना दे रहे हैं, हम खाना खिला सकते हैं खिला रहे हैं, छत दे सकते हैं छत दे रहे हैं, नहीं हमारे पास पैसे इतने देने के तुम्हें कि हम पढ़ा सकें। तो लोअर इनकम में ज़्यादातर वो आगे एजुकेशन में नहीं ध्यान दे पाते। दिस इज सीन जनरली इन द वर्ल्ड,
ठीक है। अब जैसे इसी का एग्जाम्पल देख लो, जापान एक कंट्री है, लैंड लॉक आइलैंड कंट्री है, लैंड लॉक नहीं, आइलैंड कंट्री है। वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज नील बट्टा सन्नाटा, ठीक है, कुछ भी नहीं है, उनकी जमीन पे कुछ नहीं उगता है, छोटी सी जमीन है, खारा पानी है चारों तरफ। इस कंट्री ने ह्यूमन रिसोर्सेज में इतना इन्वेस्ट किया कि वो आज सबसे हाईएस्ट कंट्री है ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल में, ठीक है। आप ये वर्ल्ड बैंक की कैपिटल ह्यूमन कैपिटल लिस्ट देखो, यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज विद द हाईएस्ट ह्यूमन कैपिटल, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, कनाडा। कनाडा को छोड़ के ये जो बाकी चारों कंट्रीज है, ये चारों कंट्रीज के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज नहीं है। इनके पास ना तो ज़्यादा लैंड है, ना ज़्यादा पॉपुलेशन है, ना ज़्यादा रिसोर्सेज है। दैट्स वाई दे वेंट ऑल इन अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज। इसने अपने लोगों को इतना पढ़ाया, इतना इन्वेस्ट किया उनकी हेल्थ में कि आज ये सबसे डेवलप कंट्री है। वहीं आप देखो, ये है लोएस्ट ह्यूमन कैपिटल कंट्रीज, ठीक है। तो बेसिकली अ कंट्री डेवलप्ड विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज ओनली बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। एक कंट्री जापान जो है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो आज इतनी दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री है, मतलब, ठीक है। और अगर आप लोगों को एजुकेशन और हेल्थ देते हैं तो वो लैंड और कैपिटल को, रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है, अगर आपके पास वो रिसोर्सेज ना हो तो। और ये फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में रिसोर्सेज कम ही होने वाले, बढ़ने तो नहीं वाले। तो हमें और एजुकेटेड और वेल ट्रेंड पॉपुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब हमने देखा कि हम बात कर रहे हैं कि लोग एजुकेट हो जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं, उसके बाद काम करते हैं, ठीक है, पैसा कमाते हैं। तो कहाँ काम करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बेसिकली वो सेक्टर्स हैं, वो जगह हैं जहाँ लोग काम करते हैं और अर्न करते हैं। तो इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? बहुत आसानी से मैं आपको समझाती हूँ, कुछ नहीं है इसमें समझने लायक। नेचुरल रिसोर्स से अगर कुछ बनाया, ठीक है, उगाया, प्रोड्यूस्ड, तो वो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। किसी भी नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके अगर आपने कुछ उगाया है, बनाया है, पकड़ा है, तो उसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। जैसे उसमें आती है फार्मिंग, एग्रीकल्चर, लॉगिंग, लॉगिंग मतलब पेड़ काटना फॉरेस्ट में जाके और लकड़ी लेके आना, फिशिंग, पानी में से मछली पकड़ना, फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट में जाके वहाँ से चीज़ें इकट्ठा करना, माइनिंग, गड्ढे खोद के नीचे से ओर्स निकालना, मटेरियल निकालना। तो ये जो चीज़ें बेसिकली जहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल करके उस पर अपनी लेबर लगा के प्रोडक्शन किया जाता है, उसे प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जो भी चीज़ें सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जो ये प्राइमरी सेक्टर ने जो भी प्रोड्यूस किया है सामान, ठीक है, इस सामान पे जब वैल्यू ऐड करते हैं और उसको आगे और बना के बेचते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जिसको बोलते हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री। मीन्स क्या? मानो एग्जाम्पल लो, एक बंदा है, उसके पास खेत है, खेत पे उसने उगाए गन्ने, ठीक है। तो जो उसने गन्ने उगाए वो प्राइमरी काम कर रहा है अपना, ठीक है ना। उसने क्या किया? लैंड और लेबर का इस्तेमाल करके गन्ने उगाए। वो गन्ना जब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली एक बंदे ने, वहाँ पे उसने लगाई मशीनें, उसने 1000 ऐसे फार्मर्स से उनका गन्ना खरीदा, मंगवाया अपनी फैक्ट्री में, वहाँ पे उस गन्ने को क्रश करके उसका जूस निकाल के उससे शक्कर बनाई और फिर उस शक्कर को बेचा, वैल्यू ऐड करी मैन्युफैक्चरिंग करके, वो सेकेंडरी है। तो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सब सेकेंडरी सेक्टर में आती है। जब आप नेचुरली प्रोड्यूस किसी स्टफ को यूज करके, मैन्युफैक्चर करके उसमें वैल्यू ऐड करते हो, तो उसे सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें यूजुअली क्या क्या आता है? जितनी भी, जैसे ये गन्ने का एग्जाम्पल ले लिया, उसके बाद ले लो जैसे आयरन ओर है, माइनिंग जैसे प्राइमरी एक्टिविटी, तो वो आयरन ओर निकालता है, तो जो कंपनी ओर को खरीद के उसके अंदर से मेटल बनाती है, वो इधर आएगी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, फिशरी, ठीक है। तो अगर जैसे फूड इंडस्ट्री है, ठीक है, तो आपने देखा होगा फिश के कैंस आते हैं, तो फिश पकड़ते कौन है? फिशरमैन। उन फिशरमैन से फिश लेके उसको प्रोसेस करके पैक करके सुपरमार्केट में भेजना, ये जो काम होता है ना, दैट इज सेकेंडरी वर्क। अब टर्शरी है ना, टर्शरी को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि
टर्शरी सेक्टर में हम गुड्स पे काम नहीं करते, सामान नहीं बेचते, हम सेवाएं, सर्विसेज पे काम करते हैं। तो सर्विसेज कैसी, देखो अब यहाँ पे आपने देखा कि ये बंदा है, इसने फार्मिंग करी, उसमें उगाए गन्ने, गन्ने उसने भेजे सेकेंडरी सेक्टर वाले के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे भेजे, उसने उसमें से क्या बोलते हैं गन्ने का रस निकाल के शक्कर बना दी, ठीक है, शक्कर पैक करके बेच दी। अब इस बंदे को, सेकेंडरी सेक्टर वाले बंदे को, प्राइमरी सेक्टर वाले बंदे को फोन करना पड़ेगा कि भाई भेज दो, राइट। इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की जितनी भी सेवाएं होती है वो टर्शरी सेक्टर में आती है, ठीक है। अब वो बंदा वहां से बोलेगा हाँ ठीक है भाई भेज रहा हूँ गन्ने, कैसे भेजेगा, ट्रक में। तो ट्रांसपोर्ट जो एक बीच मिडिलमैन होगा, जो सारे गन्ने के खेत वालों से गन्ना खरीदेगा और जो कांटेक्ट में रहेगा सारी मैन्युफैक्चरिंग से, उनको भेजेगा गन्ना। अच्छा तुम्हें 1000 चाहिए, तुम्हें 15,000 बसेस चाहिए, ट्रक चाहिए, सो ऑन। तो ये मिडिलमैन जो है ट्रेड जो कर रहा है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये जो सर्विस है ये आती है टर्शरी सेक्टर में। अब आपने बना लिया गन्ना, आपने उसकी पैकिंग करके आपकी शक्कर तैयार हो गई, ठीक है। अब उस शक्कर को मार्केट में बेचना भी तो पड़ेगा, तो उसका सर्कुलेशन, सप्लाई, वो भी टर्शरी सेक्टर में आता है। उसके अलावा एजुकेशन, ट्रेनिंग, बैंकिंग। अब आप जो यहाँ पे गन्ना खरीद रहे हो और फिर शक्कर जो है उसको बेच रहे हो आगे, ठीक है, तो पैसे लेने देने पड़ेंगे ना, फार्मर को पैसे देने पड़ेंगे, और जहाँ पे आप बेच रहे हो उससे पैसे लेके अपने पास, तो उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए, राइट। ऑल ओवर देश अगर आप बेच रहे हो, सबसे ज़्यादा कैश तो नहीं लोगे ना। तो बैंकिंग ऑल्सो बिकम्स अ सर्विस, ठीक है, कि वो आपको अलाउ करती है कि आप ऑल ओवर कंट्री से कहीं से भी पैसा ले सकते हो, दे सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। सो टर्शरी सेक्टर क्या है, इन दोनों सर्विसेज के बीच में या इसके अलावा जो भी सेवाएं होती है जिससे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती है, उन सब को टर्शरी सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें टूरिज्म और हेल्थ भी आता है। तो डॉक्टर्स, टूरिस्ट, ट्रक ड्राइवर्स, ऑल ऑफ दिस इज टर्शरी सेक्टर। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो पॉपुलेशन है जो कि एजुकेटेड है, ट्रेंड है और हेल्दी है, ये जो काम कर रही हैं इन तीनों सेक्टर्स में, उस काम को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। दो प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मार्केट एंड नॉन मार्केट। मार्केट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, बेसिकली प्रोडक्शन से लेकर जब वो बेचने के लिए मार्केट में आती है चीज़, उस बीच में जो भी होता है उसे मार्केट एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने जो एग्जांपल लिया गन्ने का, उसमें तो एक ही प्रोसेस है ना, गन्ना खरीदा, लेके आए, शक्कर बनाई, बेच दिया। पर दूसरी चीज़ें बहुत मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू जाती है ना। जैसे एग्जांपल ले लो कार का। अब कार के लिए जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो पहले कहीं से स्टील लेगी, एल्यूमिनियम खरीदेगी, कहीं से उसके दूसरे पार्ट्स खरीदेगी, ग्लास खरीदेगी, लेदर सीट्स खरीदेगी, इंजन खरीदेगी, ये सारी चीज़ें, पेंट वेंट सब लेके सारी चीज़ें खरीदेगी, उसके बाद एक प्रोसेसिंग करेगी और फिर उसको बेचेगी। तो जहाँ मटेरियल बन रहा है, निकल रहा है, से लेकर जब तक वो मार्केट में आ रहा है, उसके ड्यूरेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे फिर वो ट्रांसपोर्ट में हो, सेल्स में हो, वो सारी एक्टिविटीज़ को मार्केट एक्टिविटीज़ बोला जाता है। और उन सब के में एक चीज़ कॉमन रहती है, मॉनेटरी गेन। ये वो काम है, वो एक्टिविटीज़ हैं जिसको करके लोग पैसा कमाते हैं, जिससे उन्हें प्रॉफिट होता है, उनको मार्केट एक्टिविटीज़ बोला जाता है। उसके बाद नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ बेसिकली वो चीज़ें हैं जो हम करते हैं पैसे कमाने के लिए नहीं, पर नॉर्मल जीने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। मतलब क्या, देखो आप मार्केट में ये सब चीज़ें आ गई खरीदने के लिए, लेकिन आपको जब वो चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, घर लाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर कंज्यूम करना पड़ेगा, राइट, है ना। तो जो एक्टिविटीज़ ऐसी है जो हमारे अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसको काम करने से हमें पैसा नहीं मिलता है, उसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जैसे कि बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है, खाना बनाना, घर की सफाई करना, ये वो सब काम है जिससे हम सेल नहीं कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के कंज्यूम करने के लिए। जैसे अगर कोई बंदा है, वो उसके पास खेत है, तो उसमें वो जो चीज़ उगा रहा है सिर्फ अपने लिए, अगर थोड़े से टमाटर, थोड़ा सा गाजर उगा रहा है अपने कंजम्पशन के लिए, तो वो एक नॉन मार्केट एक्टिविटी है, क्योंकि वो उसको बेच नहीं रहा है, ठीक है। तो अब इसके साथ एक प्रॉब्लम जो आती है हमारी इकोनॉमी में, जेंडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लेबर ज़्यादातर ना बहुत डिस्टिंग्विश्ड है। मतलब क्या कि मोस्ट मार्केट एक्टिविटीज़
are done by men and most non-market activities are done by women. ठीक है, हमारा क्या बोलते हैं ना, लेबर डिवीजन कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसा है कि ज्यादातर घर के बाहर वाला, पुराने जमाने में ऐसे ही होता था ना, ज्यादातर घर का काम लेडीज करती थी, बाहर का काम आदमी करते थे. इवन दो आज वो चेंज हो गया है, आज बहुत आदमी और औरत दोनों बाहर काम करते हैं, लेकिन एक स्टिल प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए घर में काम होता है वो आज भी औरतों की ही जिम्मेदारी है. ठीक है, इसको बोलते हैं डबल लेबर. मीन्स व्हाट कि लेडीज हैज ऑल्सो गॉट एजुकेटेड एंड दे आर वर्किंग आउटसाइड, बट फिर भी घर के जो बाकी नॉन लाइक कंज्यूमिंग सेल्फ कंज्यूमिंग टास्क होते हैं वो भी उन्हीं को करने पड़ते हैं. ठीक है, और एक और प्रॉब्लम होती है कि भाई क्योंकि नॉन मार्केट एक्टिविटीज में पैसा नहीं कमाया जाता तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. ठीक है, मतलब बोलते हैं जो पैसा लेके आ रहा है घर में, द वन हु इज अर्निंग द ब्रेड इज द हाउस ब्रेड विनर. और जो वुमेन जो काम करती हैं ज़्यादातर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उसका कोई हम चीज़ों का इम्पोर्टेंस रखते हैं तभी जब वो पैसे से होती है. ठीक है, कोई चीज़ जो हमें फ्री में मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं है. पर सच्चाई ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये सारी बराबर होती है, चाहे वो अगर आपकी पैसे आप कमाओ या उससे पैसे मिले या ना मिले. ठीक है, अगर लोग बिना पैसे कमाने वाली एक्टिविटीज़ बंद कर दें तो हमारा घर नहीं चलेगा. ठीक है, क्योंकि अगर एक इंसान को आज जैसे सुबह मैं उठ के रेडी होके आई हूँ, यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो कई सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी होनी चाहिए डन, सो दैट मैं ऐसा कर सकूँ. राइट, अगर मेरे घर पे वो सब काम जो सेल्फ कंजम्पशन काम है वो नहीं हो रहे हैं तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी ना, बिकॉज देन आई विल बी बिजी फॉरेजिंग माई ओन फूड. राइट, बट कोई मेरे खाने का ध्यान रख रहा है, कोई मेक श्योर कर रहा है कि जब घर में खाना आ रहा है तो वो बन रहा है, कट रहा है, घर साफ है, रहने लायक है, हाँ घर अच्छा है कि हम उसमें सो पा रहे हैं, हवा है, पंखा है, सब है. तो क्योंकि अगर हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर इंसान काम नहीं कर पाएगा ना, उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा. अब बताओ, अगर कोई इंसान रात भर सोया नहीं है अच्छी से, है ना, और तो सुबह अगले दिन उठ के काम कैसे करेगा, तो उसके लिए अच्छी जगह चाहिए, पेट खाली है तो कैसे करेगा. तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़, नॉन मार्केट एक्टिविटीज सॉरी, आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इट हैज़ सो हैपन दैट दे हैव हैड अ नेगेटिव इम्पैक्ट. और अब तो और हमने सोचा था कि शायद अगर हम लड़कियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें सब चीज़ों की तो शायद दिस वुड चेंज. ठीक है, बट अब भी ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है. आज भी आप देखोगे, इफ़ यू सी द रिपोर्ट, आगे हम बात करेंगे कि लड़कियों की एजुकेशन अभी भी कम है, उनको अपॉर्चुनिटी अभी भी कम मिलती है, उनकी लाइफ में कई सारी हर्डल्स है, और ऑफ कोर्स डबल लेबर तो वो कर ही रही हैं, घर पे भी काम करती हैं, ऑफिस में भी काम करती हैं. तो सोशोलॉजी में इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, पर यहाँ बेसिकली हमें समझना है कि men and women in this manner are equal. ठीक है, there are areas where men and women are not equal but they are complementary. but इस मामले में इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जेंडर का कोई बेस नहीं है. एक आदमी और औरत दोनों को अगर हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाए तो दोनों ही ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर सकती हैं. ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, पर ऐसा होता नहीं है ऑब्वियसली. अच्छा, अब हम बात करेंगे शिक्षा और उसके भूमिका की, एजुकेशन एंड इट्स रोल. वाई इज एजुकेशन, हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन, जनसंख्या में इन्वेस्टमेंट करना है तो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर. बट व्हाट अबाउट एजुकेशन, क्या है ऐसा एजुकेशन में दैट मेक्स पॉपुलेशन इनटू एन एसेट? जनसंख्या संपत्ति कैसे बन जाती है एजुकेशन से? क्या करता है एजुकेशन? वेल, एजुकेशन मेक्स बेटर यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, मतलब क्या, देखो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो अगर आपको दिख रहा है कि अरे लोगों को ना ये चीज़ों की कमी पड़ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे? अगर आप एजुकेटेड हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ले लोगे, उस पर काम करोगे और उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे. राइट, पर अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, ट्रेंड नहीं हो, तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो what education does is it makes us better at grabbing the opportunity. देखना कि कहाँ कमी है सोसाइटी में, किस चीज़ की, किस प्रोडक्ट की कमी है, किन चीज़ों की कमी, किससे हम और सुविधाएं दे सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को लेना एजुकेशन से आता है. उसके अलावा बेटर अर्निंग,
हमने देखा है कि ज़्यादा एजुकेटेड लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं, क्योंकि वो नए तरीके निकालते हैं काम करने के, बेटर स्किल सेट। ठीक है, एक पढ़े लिखे इंसान के पास, देखो एजुकेशन तो बेसिक होती है, स्टैंडर्ड एजुकेशन होती है 12वीं तक, पर हम उसमें कई सारी चीज़ें सीखते हैं। हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, सो ऑन, राइट। हम कितनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं उसमें, तो हमारा ना स्किल सेट बढ़ जाता है। मतलब एक 12वीं पास इंसान को कम से कम 10-12 चीज़ें पता होती है कि हाँ वो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम कर सकता है, किसी में भी आगे ट्रेनिंग लेके काम कर सकता है, तो आपका स्किल सेट बढ़ जाता है। वहीं एक इलिटरेट इंसान जिसने एजुकेशन नहीं है, उसकी लिमिटेड नॉलेज होती है, तो उसके पास लिमिटेड स्किल होती है ना। इक्वालिटी, आप किसी भी जात के हों, आप किसी भी जेंडर के हों, अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप इक्वल हो सकते हैं। और लास्ट इज अवेयरनेस, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप कहाँ कैसे अपने आसपास के चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, अपने सोसाइटी को, समाज को, देश को बेहतर बना सकते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो अवेयरनेस आपको एजुकेशन देती है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई कैसी जनसंख्या होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छी पॉपुलेशन कही जाए। तो एजुकेशन हमने बोला होना चाहिए, तो एजुकेशन कैसे चेक कैसे करते हैं, लिटरेसी रेट, कि कितने पढ़े लिखे हैं, कितने % पॉपुलेशन जो है 12वीं पास है, कितनी ग्रेजुएट है, कितनी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है। लाइफ हेल्थ के लिए हम देते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि भाई आज से 200-300 साल पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी नॉर्मल 18-19 साल, 20 साल, 21 साल हुआ करती थी। ठीक है, तब तक ही लोग जीते थे, फिर मर जाते थे। अब आज 60-70 हो चुकी है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ बड़े लोगों की नहीं, बच्चों की भी। पहले के टाइम में अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो उसमें से 600 मर जाते थे, सिर्फ 400 बचते थे। आज मेडिकल साइंसेज में इतना अच्छा हो गया है कि भाई 1000 बच्चे पैदा होते तो 950 बच्चे जिंदा बच्चे। तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ एंड जनरली वो बताता है कि भाई आपकी हेल्थ कैसी है। तो जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी एट बर्थ एंड अदरवाइज, उतनी आपकी पॉपुलेशन हेल्दी है। जितनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, जितना ज़्यादा उसका लिटरेसी रेट होगा, उतनी वो एजुकेटेड होगी। एंड स्किल एक्वायर्ड, कि कितनी चीज़ें कर सकती है। ठीक है, एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छा देती हूँ। इंडिया में बहुत मेहनत लगी कचरों को अलग करने के लिए। आज का आपने देखा होगा हर शहर में ये हो गया कि भाई सूखा गीला कचरा, प्लास्टिक अलग करो। आप जर्मनी जाएंगे ना, जर्मनी में इतना कड़क सिस्टम है, 12 तरीके से अलग अलग करते हैं वो अपना कचरा, 12 तरीके से। ये वाली BPA की ये वाली बॉटल्स अलग जाएगी, ये वाली बॉटल अलग जाएगी, कांच अलग जाएगा, टेट्रा पैक अलग जाएगा, प्लास्टिक अलग जाएगा, कागज अलग जाएगा, खाने का कचरा अलग जाएगा। 12 तरीके से सेग्रीगेशन करते हैं, और उनके यहाँ हफ्ते में एक दिन एक टाइप का आता है, और उनको वो जमा करके रखते हैं। तो मतलब अब ये जो जितना ज़्यादा आप एजुकेटेड रहोगे, ये स्किल सेट लोगों में आया, ये पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है ना, लिटरेसी ज़्यादा है, तभी तो आप सिखा पाए। अब इंडिया में भी ये होता जा रहा है। पहले तो कोई भी कचरा कहीं भी फेंक देता था, लेकिन अब हमें, क्योंकि हम एजुकेटेड हो गए, तो अब हम देख पा रहे हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है देश में अराउंड। ठीक है, कि हमें कचरा अलग करना चाहिए, अच्छे वोट देना चाहिए, क्या बोलते हैं, समाज में हम क्या गलत हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो वो अवेयरनेस, वो स्किल हमें एजुकेशन से मिलती है। अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट, कि एक देश कितना आगे बढ़ेगा ये उसकी पॉपुलेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर उसकी पॉपुलेशन बहुत एजुकेटेड है, ट्रेंड है, अच्छी है, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा, जीडीपी ज़्यादा होगा, जीडीपी ज़्यादा होगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगी। ग्रोथ मतलब क्या होता है यहाँ पे, ग्रोथ मतलब हर टाइप का ग्रोथ मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स, कितना लोग रिच हैं, पावर्टी कितनी कम है, डिजीजेस कितनी कम है, देश के पास कितना पैसा है, वो सब ऑल टाइप ऑफ ग्रोथ। तो जितनी क्वालिटी पॉपुलेशन की अच्छी होगी, पॉपुलेशन जितनी हेल्दी होगी, एजुकेटेड होगी, उतना जीडीपी होगा, जितना जीडीपी होगा उतना ज़्यादा टैक्स होगा, जितना टैक्स ज़्यादा दिया जाएगा गवर्नमेंट पर, वो उतना ज़्यादा काम करेगी और हमारा देश जो है और आगे बढ़ेगा। लिटरेसी एंड हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन इज एन एसेट, सॉरी, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन इज एन एसेट। जितनी पढ़ी लिखी और हेल्दी पॉपुलेशन होगी वो उतनी बड़ी एसेट हो जाती है। इट इनहेंसेस नेशनल इनकम, वो जीडीपी बढ़ाती है। कल्चरल रिचनेस मतलब क्या, कि भाई हमारे जो है समाज में जो वैल्यूज हैं वो बढ़िया हैं। कि भाई जैसे आप बोलते हो ना कि हमारे देश में पानी किसी को मना नहीं करते हैं, या कोई भी अगर आता है तो अतिथि देवो भव है, या बोल सकते हो कि कोई अगर पानी मांगे तो उसको दे देते, कोई गरीब नहीं जाता है, कोई भूखा नहीं जाता। तो ये कल्चरल रिचनेस जो होती है ना, वो यहाँ से आती है।
और इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन एजुकेटेड है, जितनी पॉपुलेशन हेल्दी है और बढ़िया है, उतना ही ईजी हो जाता है उनको गवर्न करना, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होता है, जैसे आजकल आप देखोगे कि फेक न्यूज़ दिखती है, उसके कारण लोग समझ नहीं पाते क्या हो रहा है, गलत समझ लेते हैं, उससे फिर झगड़े होते हैं, कम्युनल वायलेंस होता है, रेशियल वायलेंस होता है। तो अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत एजुकेटेड है, समझदार है, लिटरेट है, तो आसानी होती है उन्हें समझाने में कि भाई ये सही है, ये गलत है। और वो समझदार होते हैं और देख सकते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चेक कर सकते हैं कि बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब आपकी पॉपुलेशन, जनसंख्या गुणवत्ता होती है उसमें, तो उससे हमें नेशनल इनकम बढ़ती है, कल्चरल रिचनेस आती है और गवर्नेंस ईजी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है, उनको राज्य को राज करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंडिया में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या प्रावधान दिए गए हैं भारत में पढ़ाई को लेकर। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन है कि भाई 14 साल से जो बच्चा है वो नीचे काम नहीं करेगा, पढ़ने जाएगा, और 12वीं तक गवर्नमेंट में फ्री एजुकेशन दी जाती है। उसके अलावा लड़कियों के एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हमने अभी इससे पहले देखा कि जेंडर में कैसा डिफरेंस आता है, लड़कियों पे ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाता है या ज़्यादा उनको पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि वो अज्यूम किया जाता है कि वो घर का काम करेंगी, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ करेंगी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है, ठीक है, हाई स्कूल तक बना हुआ है। वोकेशनल एजुकेशन मतलब क्या, जब आपको फिजिकली स्किल सिखाई जाती है उसको वोकेशनल एजुकेशन बोलते हैं। कि भाई जैसे आपको प्लम्बिंग सिखाना, मशीन इंजन कैसे ठीक करना है, वो मिशनरी जो बोलते हैं ना, दीवार कैसे खड़ी करनी है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ट्रक कैसे चलाना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग जो होती है ना, वो एजुकेशन सरकार दे रही है भर भर के। उसके अलावा मिड डे मील स्कीम है। मिड डे मील स्कीम दोनों तरीके से काम करती है। वो नॉट ओनली इट मेक्स स्टूडेंट वांट टू कम टू स्कूल, क्योंकि खाना मिलने वाला है तो वो बच्चों को मन भी होता है आने का, प्लस प्रॉपर मील मिलती है तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होती है, ठीक, ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो दिस इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग अप टिल टू मेक श्योर दैट वी हैं। सबसे पहले जो प्लान आउटले ऑफ एजुकेशन है कि कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहती है एजुकेशन पे, वो 1950 में कुछ 151 करोड़ था और 2022-21 में 99,300 करोड़ था। सी द इंक्रीज, कितना एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं एजुकेशन पे। उसके अलावा आप जीडीपी के हिसाब से देखो तो 2019-20 में 3.1% जीडीपी का हिस्सा एजुकेशन में जाता है, बल्कि 1951 और 52 में कुछ 0.64% जाता था। वहीं लिटरेसी रेट देखो, 91 में 18% लिटरेसी रेट था और 2008 में 85%, मतलब 1951 में कुछ 18% हमारी जनसंख्या लिटरेट थी और 2018 में ऑलमोस्ट 85%। सो यू कैन सी कि उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए जो काम की है उसका आउटपुट भी दिख रहा है। वहीं आप देखोगे मेन और वुमेन में डिफरेंस कैसा है। लिटरेसी अमंग मेल इज नियरली 16.1% हायर देन फीमेल, ठीक है, मतलब कि मेल आर मोर एजुकेटेड देन फीमेल, एंड ये ही रेशो 14.2% और ज़्यादा है अर्बन में, मतलब अर्बन सेटिंग में और ज़्यादा जो है मेल पढ़े लिखे हैं एंड एज कम्पेयर टू वुमेन। 2011 के सेंसस में केरला की जो लिटरेसी है वो 94% है, हाईएस्ट इन स्टेट्स, एंड द लोएस्ट इज इन बिहार विच इज 62%। द ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब कि कितने बच्चे 18 से 23 साल की उम्र में, मतलब हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन में, मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने में जा रहे हैं, 27%। 2019-20 में 27% बच्चे 18 से 23 साल की उम्र के जो कि 12वीं खत्म करने के बाद हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, वो है 27%, विच इज़ ऑलमोस्ट इन लाइन विद द वर्ल्ड एवरेज, कि दुनिया में भी यही हो रहा है। दुनिया में भी हाई स्कूल में, हाई एजुकेशन में इतने ही लोग जाते हैं उनकी पॉपुलेशन में, विच इज़ ग्रेट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डाटा दिया हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे ईयर दिए हुए हैं 1950 से स्टार्ट होकर 2020 तक। नंबर ऑफ कॉलेज 1950 में थे 750, 44,000। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 1950 में 30, अब ऑलमोस्ट 1200। स्टूडेंट्स 2 लाख, 2.5 लाख, अब कितने हो गए, ऑलमोस्ट 3-4 करोड़।
टीचर्स एंड यूनिवर्सिटीज 24,000 थी 1950 में, अब करीब 1,20,00,000 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि कितना इंप्रूवमेंट आया है इन लास्ट 50 years 60 years ऑफ द एफर्ट्स दैट द गवर्नमेंट हैज पुट। सरकार ने जो मेहनत करी है, देश ने जो गवर्नमेंट ने मेहनत करी है एजुकेशन को इम्प्रूव करने की, उसका ये यू कैन सी द रिपोर्ट कि इट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। अब हेल्थ पे आते हैं। देखो एजुकेशन के बाद जो सेकंड थिंग वी सॉ वाज हेल्थ। हेल्थ इज इंडिस्पेंसिबल, राइट? इज इंडिस्पेंसिबल मीन्स अगर आदमी कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है? अगर वो स्वस्थ नहीं है तो अगर वो काम कर भी रहा होगा तो अच्छे पूरे लेवल से नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो हेल्थ इज इंडिस्पेंसिबल। आपके अगर देश में कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो इम्प्रूवमेंट हेल्थ करने के लिए क्या किया गया है? प्रायोरिटी है कंट्री की। हम अपने देश की स्वस्थता को बढ़ाएं, मतलब क्या बोलते हैं वो वर्ड, हॉस्पिटल एंड मेडिकल केयर का जो सिस्टम होता है उसको बढ़ाएं, वो गवर्नमेंट की मेन इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। हमारी एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी है, ठीक है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी मतलब क्या कि गवर्नमेंट किस तरीके से मेक श्योर कर रही है कि देश के सारे लोगों को हेल्थ केयर मिलती रहे। उसके बाद हमने ना पिछले 5 डिकेड्स में, 50 सालों में कई सारे नए इंफ्रास्ट्रक्चर खोले हैं, कई सारे क्लिनिक्स वगैरह खोले हैं रूरल एरियाज़ में, ताकि वहाँ पर भी जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सके। और उसके बाद हमने कई सारा काम किया है मैन पावर, मतलब कि नर्सेज, डॉक्टर्स और अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स को हम मैन पावर बना सकें। मतलब उसके लिए कॉलेजेस खोलना, वहाँ पे बच्चों को इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाना, ये सब की भी एफर्ट लगाइए कि हमारे पास इनफ मैन पावर हो, ताकि हम जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसकी जो ज़रूरतें हैं स्वास्थ्य को लेकर उसको पूरी कर सकें। ये यहाँ पे एक डिप आया है अभी रिसेंटली 2019 और 20 के बाद, बट आप देखोगे जनरली ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है, इसमें 2016 में कितने हैं देखो, आप बढ़ रहे हैं हर बार 1,85,000, 1,87,000, 1,89,000, बट 2019 में आके गिर गए, ठीक है? आप ये चीज़ नीचे भी देखोगे, डिस्पेंसरीज जो है 30,000, 31,000, ऑलमोस्ट 32,000, ठीक है? बेड्स, कितने बेड हैं? 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख, 8 लाख, ये भी बढ़ रहे हैं, ठीक है? रजिस्टर्ड डॉक्टर 44,000, 43,000, 22,000, 29,000। यहाँ पे आप देखोगे 2018 में एक डिप आया है, और यहाँ पे 2019 में नंबर ऑफ डिस्पेंसरीज में और नंबर ऑफ डॉक्टर्स में, ठीक है? अब वापस बढ़ रहे हैं यहाँ पे। नर्सिंग पर्सनल, नर्सेज में आप देखोगे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, बट यहाँ पे आगे गिर गया फिर, ठीक है, सडनली। तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या हुआ ऐसा 2018 से 2019 के बीच में जो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो एकदम से नंबर ऑफ पीपल जो इन हेल्थ केयर एजुकेशन एकदम से गिर गए? क्या हुआ? प्लीज़ लेट मी नो। उसके बाद हम बात करें बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की। क्या होता है अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क आर नॉट गेटिंग द जॉब। लोग काम करना चाहते हैं, उसके लिए जो उनको पैसा दिया जा रहा है वो उनके लिए काफ़ी है, लोगों के पास काम करने के लिए जो स्किल चाहिए वो भी है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया। हमें इंडिया में अर्बन और रूरल दोनों जगह पे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। दो सबसे मेन है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था एग्रीकल्चर में, कि भाई जब जो बोलते हैं ना बीज बोने का समय आता है खेती में, तब लेबर की ज़रूरत पड़ती है, पर जैसे ही ख़त्म हो जाता है सीज़न तो फिर लेबर की ज़रूरत नहीं है। तो जिस सीज़न में कटाई बुनाई और जिसके भी काम होते हैं तब तो आपको लेबर मिल जाती है, तब आपको काम मिल जाता है, लेकिन फिर कुछ महीने फिर आप फ्री हो, कोई काम नहीं है कुछ करने के लिए। तो एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत प्रॉब्लम है। दूसरा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बेसिकली जब आप विजिबली टेक्निकली तो एम्प्लॉयड हो, ठीक है, कि आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपका जो जनरल आउटपुट है ना वो कुछ नहीं है। मतलब मान लो कि कोई काम है जो एक इंसान भी कर सकता है, लेकिन उसमें 2 इंसान 3 इंसान लगे हुए हैं क्योंकि नौकरी की कमी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक्स काम है,
उसको करने में एक जने की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए उसको 100 रुपये मिलते हैं, ठीक है। पर क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, काम नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, वो ही एक्स काम को करने के लिए 2 लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों को 50-50 रुपये मिल रहे हैं। तो इसमें जनरल आउटपुट तो नहीं आया ना कुछ, इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, ठीक है। इन दो, यहाँ पे एक जने को 100 रुपये मिलता है, यहाँ पे 2 जनों को 50-50 रुपये मिल रहे हैं, काम तो एक्स हो रहा है ना। तो इवन दो टेक्निकली तो 2 लोग एम्प्लॉयड हैं, पर 2 लोगों जितना आउटपुट नहीं है, उसको डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और जब भी किसी देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना, लोगों को काम तो करना है। तो ऐसे में दिखता है कि भाई हाँ लोग काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली में कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम इंडिया में है, उसमें एक ये भी है कि भाई वी हैव अ डिस्क्रिपेंसी, कि हमारे पास एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बहुत है, ठीक है। इट्स अ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत कॉमन फिनोमिना है इंडिया में। और इवन दो एजुकेशन हमने कर ली है, एजुकेट होने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। इसका एक रीज़न है कि हमारे पास जो है नौकरी नहीं मिल रही है उन लोगों को जो एजुकेटेड है, टेक्निकली क्वालिफाइड है, लेकिन उसके अलावा हमें टेक्निकल स्किल की डार्थ भी है, मतलब कि ज़रूरत है इन लोगों की। और हमारे पास मतलब जॉब्स हैं दैट रिक्वायर यू टू हैव टेक्निकल स्किल, हमारे पास लोग हैं जो कि एजुकेटेड हैं, पर तभी भी बेरोजगारी है। पता है क्यों? मीडियोक्रेसी, कि मतलब अच्छी एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन जो है ना वो मीडियोकर है, कि जितनी टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है उतनी उनके पास है नहीं। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आप देखोगे ये न्यूज़ की हेडिंग है, अनएम्प्लॉयड यूथ वर्किंग फॉर नरेगा, रनिंग जूस स्टॉल्स आफ्टर डूइंग बीटेक एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब बीटेक करने के बाद जूस के स्टॉल लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो स्किल है वो मीडियोकर है, और उसका इम्प्लीमेंट जो जॉब्स हैं उनमें उनकी स्किल पूरी नहीं पड़ पा रही है, ठीक है। तो मीडियोक्रेसी की एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में। उसके अलावा होता क्या है, वाई डज अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट अस, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतना इकोनॉमी को अफेक्ट क्यों करती है? वेल, सबसे पहले बिकॉज मैन पावर लॉस, ठीक है, वेस्ट हो रहा है। लोग काम करना चाहते हैं, उनके पास स्किल है, समय है, लेकिन नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो वेस्ट हो रहे इन रिसोर्स बनाने में, पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल बनाने में इन्वेस्टमेंट लगता है, पैसा लगता है। गवर्नमेंट एजुकेट करने में, हेल्थ करने में पैसा लगाती है, लेकिन वही लोग उस एजुकेशन का यूज़ करके बैठे हुए हैं, नहीं काम कर पा रहे। तो ये उनकी एक तरीके से वेस्ट हो रहा है ना, उनका जो लेबर है, मैन पावर है। फिर जो है असेट, जो लोग टेक्निकली असेट होने चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, वो लाइबिलिटी, जिम्मेदारी बनते जा रहे हैं। भाई हमने देखा कि भाई एक पॉपुलेशन में कौन कौन असेट होता है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। बच्चे लाइबिलिटी होते हैं, जिम्मेदारी होते हैं। बूढ़े लाइबिलिटी होते हैं। लोग जो किसी कारण से अब स्वस्थ नहीं हैं, भले चाहे उनका एक्सीडेंट हो गया है या उन्हें कोई बीमारी हो गई, वो लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लोग बेसिकली जो असेट होने चाहिए, जो कि जिनके पास, जो ना बच्चे हैं, ना बुढ़े हैं, ना उनकी कोई बीमारी है, स्वस्थ है, काम कर सकते हैं, स्किल है, लेकिन फालतू बैठे हैं, तो वो असेट होने की बजाय लाइबिलिटी बन जाते हैं, ठीक है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, ठीक है। जब आपने इतनी मेहनत करी है पढ़ने लिखने में, इतनी मेहनत करी है कि कुछ आपके माँ बाप ने इतना पैसा लगाया है, तो बच्चों में ना जो पढ़ लिख लेते हैं फिर उन्हें कुछ काम नहीं मिलता ना, तो एक होपलेसनेस, डिप्रेशन आ जाता है उनके अंदर कि भाई हमने इतनी मेहनत करी फिर भी हमें कुछ नहीं मिला हासिल, हमारे माँ बाप ने इतना पैसा खर्चा किया फिर भी कुछ नहीं मिला। तो उसके अपने सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। इकोनॉमिक ओवरलोड क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमिक ओवरलोड? देखो, हमने क्या बोला, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एजुकेट होती है तो ट्रेन होती है तो प्रोडक्शन करती है तो इनकम होती है, इनकम करती है तो हेल्थी होती है तो हेल्थी पॉपुलेशन देती है, राइट। ये सर्कल हमने पढ़ा अभी पहले। इकोनॉमिक ओवरलोड इज कि देखो हमने पैसे तो लगा दिए उनको एजुकेट करने में, ठीक है, फिर उनको उनकी ट्रेनिंग में भी पैसे लगा दिए, लेकिन फॉर यहाँ जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन जो है ये नहीं हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इनकम नहीं बढ़ी तो हेल्थ नहीं बढ़ा तो अब क्या हुआ, लेकिन गवर्नमेंट और बाकी लोग, जैसे जो अब मान लो कि इसमें से 100 लोग हैं, 100 में से 80 लोग तो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका सर्कल बढ़िया चल रहा है, पर ये जो 20% लोग हैं, ये 20% लोगों का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इन 20 लोगों का फूड सिक्योरिटी और इनका रहन सहन और इनका जो भी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज़ देती है, वो भी फिर इन 80% लोगों के काम में से आता है। तो उनकी जो इकोनॉमिक
एक्टिविटीज़ है उस पर लोड पड़ता है, मीन्स चीज़ें महंगी होती है, जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होती है उतनी ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा इसी प्रोडक्शन से आता है, ठीक है। तो अगर आपके देश में अनएम्प्लॉयड यूथ हैं तो वो लोग क्राइम करेंगे, वेस्ट करेंगे, कुछ दे विल नॉट बी डूइंग गुड थिंग्स, ठीक है, या डिस्पेयर होंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉट ऑल ऑफ दिस इज बैड। और फिर जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर, उस इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर बनता है उनको पालने का, ठीक है। तो ये एक इशू है। अब हम बात करते हैं इंडियन एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर की। भाई इंडिया में जो अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इंडिया में ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में लोग अपनी ही फैमिली के साथ काम करते हैं फील्ड में, लेबर उनका वहीं जाता है सारा, दे वर्क ऑन द फैमिली फील्ड, और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई है पर बेनिफिट बहुत लो है, ठीक है, क्योंकि वो जो कमाते हैं खुद ही यूज कंज्यूम कर लेते हैं, आगे और एक्स्ट्रा नहीं कमा पाते, ठीक है। मतलब इन द सेंस कि वो उस रेखा के आगे नहीं जा पाते जहां वो टैक्सेबल हो पाए और फिर गवर्नमेंट को पैसा मिले, या वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करते, वो नहीं हो पाता है। तो वो लोग यूजुअली ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और वो अपनी ही फील्ड पे काम करते हैं, खाते हैं, खुश रहते हैं। तो उनका प्रोडक्शन हाई है लेकिन बेनिफिट लो है। फिर जो सेकेंडरी सेक्टर में लोग काम करते हैं वो लेबर इंटेंसिव है, लेबर बहुत ज़्यादा लगती है वहाँ पे। दूसरा, क्योंकि लेबर ज़्यादा लगती है, लेबर महंगी होती है, तो इसलिए, और वहाँ पे स्किल रिक्वायरमेंट भी होती है, थोड़ी बहुत स्किल भी चाहिए होती है मैन्युफैक्चरिंग में। तो और पर लेकिन प्रोडक्शन जो होता है ना वो लो टू मीडियम होता है, क्योंकि क्या होता है ना, इवन दो ऐसा नहीं है कि चीज़ें बन नहीं रही है, मैन्युफैक्चरिंग इन क्वांटिटी बहुत हो रही है, लेकिन उसके ऊपर प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो रहा, क्योंकि रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव है, मशीनरी एक्सपेंसिव है, लेबर एक्सपेंसिव है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है ना उसकी एक लिमिट होती है कि वो कितना आपको जो बोले बेनिफिट दे सकती है, प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ सकती है। सबसे बढ़िया है टर्शरी स्केल, क्योंकि इसमें एकदम हाई क्वालिटी की ज़रूरत होती है, बहुत एजुकेटेड हाई क्वालिटी स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल लेबर कम हो जाती है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। बहुत प्रोडक्टिविटी हाई होना का क्या मतलब होता है कि कम चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा प्रॉफिट या प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो उसकी बात करें, इसीलिए प्रोडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है प्राइमरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में। यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है बिकॉज प्रोडक्शन की एक लिमिट होती है ना। इसीलिए ज़्यादातर कंट्रीज जो है, जापान वगैरह, वो यहाँ फोकस करते हैं सर्विसेज देने में। जितनी भी रिच कंट्रीज है देखो, वो हमेशा अपने टर्शरी सेक्टर को बना के रखते हैं, क्योंकि टर्शरी सेक्टर में कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ना एक रिसोर्स पॉल्यूटिंग, एक तरीके से पॉल्यूटिंग नहीं, मतलब ज्ञान का भंडार खाली होना। एक द आइडिया इज बेसिकली कि जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं ना, वो देश छोड़ के दूसरे देशों में चले जाते हैं। इंडिया में जो हाईली एजुकेटेड है, दे गो टू अमेरिका और यूरोप, राइट। तो हमारा जो ये नॉलेज है, स्किल है, प्रोडक्शन है, ये हम खोते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से अपने टर्शरी सेक्टर को डेवलप नहीं कर पा रहे, है ना। क्योंकि वहाँ का टर्शरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप है, तो हमारा जो एजुकेटेड यूथ है दैट इज पुल टू गो आउट ऑफ इंडिया। तो दैट दिस इज बेसिकली द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया। ज़्यादातर रिच कंट्रीज जो है पहले के टाइम में यहाँ फोकस करती थी मैन्युफैक्चरिंग। जब कॉलोनाइजेशन हो रहा था उस टाइम के आसपास आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग वाज, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी वो अमीर हो गए, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में जिन्होंने टर्शरी सेक्टर में काम किया है वो ज़्यादा अमीर होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर लेकिन उसके लिए आपको हाई स्किल और क्वालिटी चाहिए, मतलब आपका एजुकेशन, हेल्थ, एकदम ट्रेनिंग एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि वो यहाँ रहें, बाहर ना चले जाए, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिस्टम एट द मोमेंट। आई होप दिस क्लास वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आएगी, प्लीज़ कमेंट and I will see you in the next class and I'll answer all your questions. Thank you so much for listening. Have a nice day.